राहुल गांधी कौन सा मैजिक करेंगे बेचारे, वो तो एक उनकी अच्छी छवि है, लोग आ जाते हैं सुनने। वो तो नीचे ग्राउंड पे लोग काम करेंगे तभी जीतेंगे। अगर मुझे कोई नेता बुलाएगा तो मैं ज़रूर हरियाणा चुनाव में जाऊंगा। किसी ने नहीं बुलाया, मैंने हुड्डा कहा भी था। मैं कहा साहब मेरा भी संपर्क है वहाँ चरण सिंह जी के ज़माने से और मैं सेवा में हूँ, आप कुछ मुझे कोई बुलाया नहीं। मैं खुद गया था 2 जगह, बाढ़रा और चरखी दादरी। गोहाना है, मलिक है वहाँ बहुत, वहाँ में चला जाता 100% वो सीट नहीं हारते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। इस समय हम आपको मुखातिब कराएंगे सत्यपाल मलिक साहब से। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत पहले बताएं कि कैसी है? ठीक है, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वो अब ठीक हो रही है जी। मेरा ये सवाल आपसे पहला यही, हरियाणा चुनाव में तमाम जो सर्वेज हैं, तमाम जो रिपोर्ट्स आई, उनके तहत ये माना जा रहा था कि सरकार आएगी कांग्रेस की। ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला रहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, सरकार बनती है बीजेपी की। आपसे भी मैंने बातचीत की थी चुनाव के दौरान, आपने कहा था कि बीजेपी धारोधार हारेगी। मैं चूंकि ग्राउंड पे था हरियाणा में, कई जगह कैंपेन में था, तो मुझे लग रहा था कि 60 कांग्रेस जीतेगी और 20 बीजेपी जीतेगी और बाकी इधर उधर। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये नतीजे होंगे। अभी तक ये किसी वो नहीं हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि क्यों ऐसा हुआ नतीजा जो हुआ है। हालांकि कांग्रेस के लोग बहुत नाअहल हैं, मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नतीजे नहीं होने थे। इसमें कई तरह की कमियां गिनवाई जा रही हैं। कमियां ये है कि कुमारी शैलजा जी फ्रंट फुट पे नहीं रही, उन्हें होना चाहिए था। कमियां ये भी टिकट बंटवारा सही नहीं हुआ, पार्टी यूनाइटेड नहीं गई लोगों में, फिर टिकटों के बंटवारे में भी गड़बड़ हुई। फिर मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ नेता थे जो अपने को यही मान गए थे हम मुख्यमंत्री हो गए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे दिक्कत हुई। बीजेपी वो पार्टी है जो 24 घंटे राजनीति करती है, उसके 100 तरह के अनुषांगिक संगठन है, लेकिन कांग्रेस ही बहुत आराम तलब पार्टी है, वो काम नहीं करते ज़्यादा। और कुछ लोकसभा में जैसे 5 सीटें आई थी हरियाणा में, तो शायद ये भी प्रतीत हुआ होगा कि शायद हो सकता है कि इसी के तरीके से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ ग्राउंड पे कांग्रेस को बहुत समर्थन था। मैं खुद गया, बाढ़रा में मीटिंग थी हमारी, 50,000 से ज़्यादा की, दादरी में 50,000 से ज़्यादा की थी, और बाढ़रा भी हार गए और दादरी भी। दादरी तो खैर वो लड़की मनीषा सांगवान है जो करीब 1800 वोट से ही हारी है, अच्छा चुनाव लड़ी, पर हार गए सब जगह। और फिर बीजेपी की जीत का आप क्या कारण मानते हैं, कि क्या कारण रहे बीजेपी जीती? देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो अभी अनएक्सप्लेनेबल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों जीतती है। कोई बीजेपी ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बड़ी मेहनत भी नहीं की, वो तो बैठे बैठाए जीत गए। कुछ है इसमें रहस्य। कांग्रेसी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो मैं भी कह रहा हूँ, जब तक ये ईवीएम रहेगी कोई फेयर इलेक्शंस नहीं होने के। सारी दुनिया में अभी जापान में थी, उन्होंने इसी साल हटा दिए, सब हटा रहे हैं, इसको तो हटा देना चाहिए और पर्ची से चुनाव होना चाहिए। फेयर चुनाव वही होगा। इसका जो चीज़ जिसमें चिप यूज होती है दैट इज मैनेजेबल। लेकिन बीजेपी का एक तर्क दिया जाता है बीजेपी नेताओं की ओर से कि कांग्रेस जो सीटें जीतती है वहां तो बोलते नहीं ईवीएम में खराबी है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ये तर्क क्यों पेश किया जाता है? लगातार कहते हैं, वो जीत जाते हैं तो ये थोड़े ना कि ईवीएम में, भाई वो तो जिसके हाथ में ईवीएम है वो जहाँ चाहेगा जिता देगा, जहाँ चाहेगा हरा देगा। अभी हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र चुनाव भी हार गए, तो जगह अनबिलीवेबल। महाराष्ट्र में भी इनकी जीतने की स्थिति नहीं थी बीजेपी की। इस शरद पवार जैसे आदमी की 7 सीट और उसके जो भतीजा उसकी 40 सीट, इज इट पॉसिबल? तो क्या हम ये भी माने कि विपक्ष को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? देखो, विपक्ष को पॉलिटिकल एक्टिविटी मैं बताता हूँ, तो जब राजनीति में आए लोहिया, चरण सिंह जी, राजनारायण, इन लोगों के साथ 5 रुपए जेब में होते थे और सारा दिन सड़कों पे संघर्ष में रहते थे। और राजनारायण ने संघर्ष कर करके मिसेस गांधी को भी हटा दिया, इमरजेंसी लग गई, देश में तब्दीली होगी, तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। विपक्ष लड़ता नहीं है, सड़कों पे नहीं है कहीं भी।
विपक्ष को सड़कों पे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और एकता अपनी रखनी चाहिए। और हरियाणा जैसे राज्य में जहां मैं कहूँ कि रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पे ये किसान आंदोलन हुआ, उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आया चुनाव तो में। इसलिए नहीं आया ना कि जिनको इम्पैक्ट भुनाना था उन्होंने कुछ किया ही नहीं। फली नहीं फोड़ी, किसान तो बेचारा खेत छोड़ के कैंपेन करने तो नहीं जाएगा। तो इसमें कोई मशवरा आपसे लिया गया, चाहे हुड्डा साहब ने लिया हो या किसी और ने? सब अबाउट 21 है, कोई किसी से मशवरा नहीं ले रहा, सब विद्वान लोग। मेरे से किसी ने नहीं लिया, ना मैं दे रहा किसी को कोई मशवरा। राहुल गांधी गए हरियाणा में और जिन सीटों पर तकरीबन वो गए वहां भी कांग्रेस आ रही है तकरीबन सीटों पे। राहुल गांधी कौन सा मैजिक करेंगे बेचारे, वो तो एक उनकी अच्छी छवि है, लोग आ जाते हैं सुनने। वो तो नीचे ग्राउंड पे लोग काम करेंगे तभी जीतेंगे। तो चुनाव का जब परिणाम आया तो क्या आपकी बात हुई हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता से? मैं टच में नहीं हूँ किसी से। और मुझे याद है कि जब मैं आपसे इंटरव्यू लेने आई थी तो आपने कहा था कि अगर मुझे कोई नेता बुलाएगा तो मैं जरूर हरियाणा चुनाव में जाऊंगा। किसी ने नहीं बुलाया, मैंने हुड्डा कहा भी था। मैं कहा साहब मेरा भी संपर्क है वहाँ चरण सिंह जी के जमाने से और मैं सेवा में हूँ, आप कुछ मुझे को बुलाया नहीं। मैं खुद गया था 2 जगह, बाडरा और चरखी दादरी, दोनों अच्छा चुनाव रहा। एक में 1800 वोट से हारे, बाडरा कितने से हारे था ना, 5000 से। हाँ, तो अगर चाहते विपक्षी तो कमाल हो सकता था। नहीं, जैसे गोहाना है, मलिक है वहाँ बहुत, वहाँ में चला जाता 100% वो सीट नहीं हारते हम। और ये धरातल पे एक इस तरह की प्रतिक्रिया भी थी कि जो सीएम फेस को लेके जो लड़ाई है कांग्रेस में वो अभी तक मची हुई है। यूनाइटेडली जाना चाहिए था। वो क्या नाम है उनका, दलवीर सिंह जी की बेटी का, शैलजा को, हुड्डा जी को। भाई 500 पोस्ट हैं कांग्रेस में, तुम तय कर लो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये दिल्ली मिनिस्टर बनेंगी या कुछ ना कुछ करके। तो समझौता करके इकट्ठा होके जाते तो अलग नतीजे होते, और आगे भी जब तक इकट्ठा नहीं होंगे कुछ नहीं बनेगा इन लोगों का। यानी मैं क्या मानूं कि हरियाणा कांग्रेस फिलहाल जो हरियाणा की जो कांग्रेस है वो दुर्गति की ओर है? अभी तो दुर्गति में ही है, पर वो सुधारी, 1 मिनट का काम है सुधारना। शैलजा को यहाँ बुला के चीफ मिनिस्टर बना दो, वहाँ कोई और जाट को किसी को प्रोजेक्ट कर दो, या हुड्डा जी को, जिसको भी करना चाहो, आप जीत जाओगे। ये जो घरानों की राजनीति है अब के चुनाव में, मैं कहूँ कि ताऊ देवीलाल का परिवार हो, चाहे इधर से भूपेंद्र हुड्डा का परिवार हो, तो हम ये कहें कि अब उनकी जो राजनीति वो भी बड़ी शिथिल, डगमगाती हुई नजर आई, शिथिल होती नजर आई, काफी कमजोर हुई है। पर ये रियलिटी है हिंदुस्तान की, बाप का बेटा बेटा तो उतना तो चलेगा, लेकिन इन्हीं को नेता माने ये जरूरी नहीं है। तो नए नए चेहरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जरूर, खासतौर से जो संघर्ष में से निकले लोग। एक प्रश्न और, जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहूँगा कि जगदीप जी को ये सोचना चाहिए कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार जो चेयर है उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया है, क्यों आया है, और अपने को सुधारना चाहिए। कोई ऐसी जो सलाह जो आप विपक्षियों को देना चाहेंगे? उनको, सब विद्वान लोग हैं, मैं किसी को कोई सलाह नहीं देना चाहता। उनको मेरी एक ही सलाह है कि ड्राइंग रूम में मत बैठो, सड़कों पे रहो, जनता के सवालों पे लड़ो, झगड़ो। किसान खुद संघर्ष कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझे बताओ, सब जगह किसान धरने बैठे हैं, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का नेता कुछ कर रहा है किसानों में जाके? कहीं नहीं जाते, खुद कुछ नहीं करते हैं। तो ये जब तक पार्टी के लेवल पे इशू उठा के नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा देश में। अभी शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, दिल्ली जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, 2 बार दिल्ली की ओर कूच किया लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं, अब तीसरी बार, यानी कह रहे कि 14 तारीख को दोबारा दिल्ली का कूच करेंगे वो। ये फिर उनको रोकेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है बहुत बुरी बात है। पहली चीज तो ये कि हरियाणा वालों का ये हाईवे कोई हरियाणा सरकार का नहीं है, तो केंद्र का है और सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उस पर तुम कैसे रोक लोगे? तुम्हारे घर तो वो जा नहीं रहे, लेकिन रोकेंगे उनको। लेकिन वो एक तर्क ये भी दे रहे हैं जो किसान नेता हैं आपस में, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं उनको क्यों नहीं बुला रहे, दिल्ली की इतनी बड़ी कॉल है तो इसमें सिर्फ एक जत्था या एक संगठन क्यों है? राकेश अपने यहाँ से आए ना जत्था लेके। राकेश जो है सजी सजाई बारात में जाता, उससे क्या फायदा है? राकेश अपने यहाँ कॉल दे के भाई चलो वहाँ बैठे हैं किसान, वहाँ चलेंगे हम।
तो क्या जब इस तरह की बयानबाजियां हो जाती हैं किसान नेताओं के बीच में ही, तो क्या हम ये माने उससे कोई भी आंदोलन है वो बिखराव की ओर चला जाता है? अभी तो यूनिटी नहीं है, बिखराव तो तब होगा जब यूनिटी दिखे। कहीं यही नहीं यूनिटी। वही हैं बेचारे, पंजाब वाले हैं, वो लड़ते हैं। हरियाणा भी उतना नहीं है उसमें जितना पंजाब वाले हैं। सब लोगों का ये तर्क है कि बुलाया नहीं गया, यानी हम ये कहें कि सहमति ही नहीं। संघर्ष में कोई बुलाया जाता है? संघर्ष में तो कूदना पड़ता है जाके। अब जैसे पुलवामा हमला था, किसान आंदोलन रहा, पहलवान आंदोलन रहा, हम कहें कि विपक्ष इन तमाम मुद्दे, तमाम मसलों को बहुत अच्छे से उठा सकता बना था। नहीं पा रहा। मैंने तो अभी भी एक करण ठाकुर को इंटरव्यू में मैंने पुलवामा को दोबारा उठाया, क्योंकि मैं तब वहाँ गवर्नर था, मेरा देखा हुआ है वो। 40 जवान हमारे शहीद हो गए सिर्फ सरकार की कमी से। लेकिन जिनकी कमी से हुए उन पे आज तक कोई न जांच हुई न सजा दी गई। और पुलवामा एक बहुत बड़ी फेल्योर थी, और उसी के बेसिस पे सरकार दोबारा जीत के आ गई। देखो आज कहते 10 मिनट बाद कर ली। लेकिन इस पूरे चुनाव में हमें कहीं पुलवामा का जिक्र नहीं सुनाई दिया। इनको अकल ही नहीं है। मैंने तो खुद अभी दो महीने पहले इंटरव्यू दिया करण थापर को, उसमें पुलवामा का मैंने एलोबरेट करके जिक्र किया। संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में, पहलवानों के बारे में बात कर रहे हैं विपक्षी भी। तो आप मानते हैं कि पुलवामा हमले को अगर उठाया जाए या पुलवामा मुद्दे को, अभी इतना बड़ा इशू है कि सरकार उसी पे जा सकती है। किसी ने किसी भी विपक्षी नेता ने आपसे बात नहीं की? बोला ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। क्या आप अपनी ओर से पेशकश करते हैं कि मुद्दा उठाया जाए, इस पर बोला जाए? अपनी तरफ से क्या पेशकश करूं? अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। जब मैंने बोल दिया, बोल रहा हूँ जगह जगह। बेसिकली उन्होंने, मैं तो वहाँ गवर्नर था, सीआरपीएफ ने 5 प्लेन मांगे थे। 5 प्लेन से 1000 लोग फेरी हो जाते एक दिन में। लेकिन 40 दिन तक उनकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम में पड़ी रही और फिर कैंसिल कर दी। अगर वो हो जाता तो उन्हें सड़क से जाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई शहादत नहीं होती। और आप ये समझिए कि अगर मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। मैं तो, हमारे जब बच्चे जम्मू में फंस जाते थे बर्फबारी की वजह से, उनके लिए जहाज़ भेज देता था। दिल्ली में जहाज़ किराए पे मिलते हैं यहाँ पालम पे। पूरा शटडाउन, मतलब इस तरह का केस रहा कि इस पर सवाल होने चाहिए और सवालों का जवाब नहीं हुआ। तो दोबारा मोदी इसी पे पावर में आए। मैं देखता हूँ उसमें तीसरे दिन से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। ये पाकिस्तान पे डाल दिया पुलवामा को, और अपनी जो गलतियां थी वो नहीं बोली। ये अपोजिशन का काम था। अपोजिशन कहता भाई तुम जहाज दे देते तो नहीं मरते, क्यों नहीं दिए तुमने जहाज, इसलिए तुम जिम्मेवार हो। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया।